अपमानित किया जाता था, शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों को उदारवादियों को कमजोर करने और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। आम जनता मानवता के खिलाफ अपराध। नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोगों को नासी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वह दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगी, अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली की व्यक्त करने लगी। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्हें न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगा दिए गए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उन्हें के बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मन का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासी का जमकर विरोध किया। जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक, उदासीन साक्षी बना हुआ। लेकिन लोगों की विरोधी कदम उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। वह अपने दिल की बात कहने की बजाय आँख से फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी न्योलम नासियों को लगातार विरोध किया जाने लगा। उन्हें पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस प्रकार से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे थे, उनका जर्मन की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। महाध्वंस, होलोकॉस्ट। नासी तौर तरीके से जानकारी नासी शासन में आखिरकार सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगे। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया में युद्ध खत्म होने के और जर्मन में हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज को मलबे में दबे पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया में उन पर भी भीषण अत्याचार पीड़िता को याद रखे जो उन्हें नासी कत्लेआम में झेलनी थी। इन्हें कत्लेआमों को महाध्वंस, होलोकॉस्ट कहा जाता था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों पर यहूदी टोल में रहने के लिए एक आदमी ने अपने साथी से कहा, वह युद्ध के पास सिर्फ आधा घंटा जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नासी जर्मन में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने जो दस्तावेज हाथ आए उसे बचाने रखने और अदम्य चाह घोटे कोपों के नगर के जीवन भोगने और बहुत सारे गहरे तौर तरीके पर देखी जा सकती थी। उन्होंने बहुत से डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नासियों की पराजय तय हुई, तो नासी नेतृत्व दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखक, साहित्य, चित्रा, शायरी, स्मारकों, संग्रहालयों, महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्हें उन पर सियाज दिनों के प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्हें जुल्म ढाए। उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें और खामोशी से सब कुछ देखते रहे। गांधी ने हिटलर को लिखा पत्र। क्रियाकलाप। प्रश्न, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, इस बारे में चर्चा कीजिए। 1930 आते आते जर्मन नासीवाद को लोकप्रियता क्यों मिली?
नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? नाज़ी समाज में औरतों का क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन की औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क था? एक पैराग्राफ बताएं। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। 1945 संवत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। उसके माता पिता दबी दबी सी आवाज़ में सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर के मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट पिता जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त अपनी पत्नी के उस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर देनी चाहिए। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। घबराहट से स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों यहूदियों के साथ किया। हेलमुट को शायद समझ न आया हो, लेकिन हकीकत में उसके पिता नाज़ी थे। वह एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चों ने नाज़ियों और उनके पिता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मन को दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाने की कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यहाँ भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाज़ी सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम ही नहीं है। यह दुनिया की राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्याख्या, विचारों की एक नई पूरी श्रृंखला संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें नाज़ीवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले यह देखेंगे हेमलेट के पिता आत्महत्या क्यों की, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। मई 1945 जर्मन में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचारक मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। खुद खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत उस शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मन के व्यवहार, खास तौर पर इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। उनके कृत्यों की दुनिया भर निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मन ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले खास नस्ल के लोगों का समूह रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोग 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे गए। इसके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद के लोगों को मारने की औसत जैसे कत्ले खाने बनाए गए, जहां जहरीले गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध में आखिर में जर्मन के लोग जिस तरह के अनुभव में गुजरे, उन्हें भी नाज़ी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं सदी में शुरुआती में सालों में जर्मन ताकतवर साम्राज्य बना। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914-18 लड़ा। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी एक विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, यूरोपीय आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मन ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, खेमे में काफ़ी ताकत मिली। आखिरकार नवंबर 1918 उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के लिए जर्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
समाजवादी जर्मन पराजय और सम्राट पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राष्ट्रीय व्यवस्था को एक नए सोचने में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इस सिलसिले में वाइमर के एक राष्ट्रीय सभा में बैठक बुलाई गई। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राष्ट्रसंघ के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान व सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त किया गया। लेकिन यह नक्शा गणराज्य खुद जर्मन के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मन की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मन ने अपने सारे उपनिवेशिक तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 17% लौह भंडार, 26% कोयला, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मन की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मन को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों पर राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादा मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का असर। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए जा रहे अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोधक और राष्ट्रीय अपमान का बोझ को ढोना पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के लिए मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खैमे में लोग थे। रूढ़िवादी पुरापंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्होंने तरह तरह के हमलों पर निशाना बनाया। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटना पर गहरा असर पड़ा। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद, आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मन में भी स्पार्टकी लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोही की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई जाने लगी। बर्लिन में राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक कुटुंबों वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। पुराने घटनाक्रम के बाद स्टार्किटो ने जर्मन के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्रवादी दोनों ही खेमे में रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवाद विचारकों को 1923 के आर्थिक संकट और बल मिला। जर्मन ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा और युद्ध के बाद उन्हें स्वर्ण मुद्रा को हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मन के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे। स्थिति
में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 जर्मन ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मन के मुख्य औद्योगिक इलाके के रूप में कब्जा कर लिया। यह जर्मन के विशाल कोयला भंडारों का इलाका था। जर्मन ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप की कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क, दिसंबर में 98,86,000, $9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह से एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरत चीज़ों की कीमतों में आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में एक जर्मन नागरिकों के पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर के हमदर्दी का पात्र बन गया। इस संकट के बाद अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ गई, उस स्थिति में अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जर्मन को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। उसके लिए अमेरिका ने डाफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मन की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल 1924 से 28 तक जर्मन में कुछ स्थिरता थी, लेकिन स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालीन कर्जों पर आधारित था। जब 1923 में वाल स्ट्रीट धराशायी हुआ, जर्मन को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक मंदी की शुरुआत थी। 1929 से 32 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब होती गई। सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पाद 1929 मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मन की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े थे। बेरोजगार नौजवान तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों में बाहर लंबी लंबी कतार खड़े पाए जाते थे। आर्थिक संकट ने लोगों की गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का उन्मूलन होता जा रहा था, मध्यवर्गीय, खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशन अधिकारी की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप होते जा रहे थे। मोटे व्यवसायी और स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत और भी खराब होती जा रही थी। समाज में इन इलाकों में सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही जारी रहा तो एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास रोजगार ही ना रह जाए। हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज के गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रियाई में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी थी। रोटी रोजी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में
उसने भी अपना नाम फौजी की भर्ती के लिए लिखवाया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। कॉर्पोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तौर पर हासिल किया। जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिलाकर रख दिया, लेकिन वर्साय की संधि ने तो आग बबूला कर दिया। 1919 में जर्मन वर्सरा पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी के बाद नाजी के नाम से जाना जाने लगा। 1923 में हिटलर ने बर्बेरिया पर कब्जा कर लिया। बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इस दुस्साहसी योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर संदेशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 दशक शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ से आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन का रूप आग्रह कर लिया। जैसे ही हम पहले देख चुके हैं, 1929 बैंक दिवालिया होते जा रहे थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार और मध्यवर्गीय लाचारी भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लगे हुए बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ियों को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए चुने गए महज 2.6% वोट मिले। 1932 में आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसे 37% वोट मिले।